What's up everyone? Welcome back to the channel. This is a one short video of chapter number 1, Nature and Significance of Management. So let's get started. अब अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट अगर हम कॉमनली बात करें तो हम सब हमारी लाइफ में क्या करते हैं बेटा, मैनेजमेंट करते हैं। कहीं ना कहीं हम हमारी लाइफ को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। आज अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के लिए टाइम मैनेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, कोई थिंग नहीं है जो एक बार काम करने के बाद खत्म हो जाए। इट इज अ बिग प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम को करना या किसी से करवाना विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका गोल है, वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब ये दो नई टर्म है, इसका डिफरेंस अभी अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। इफेक्टिवली का मतलब होता है कंप्लीशन द टास्क ऑन टाइम, और एफिशिएंटली का मतलब होता है कंप्लीशन द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट में काम को क्या करना है, कंप्लीट करना है। सर यहाँ पे आपने गोल की बात करी है, तो बेटा इस पूरी यूनिट में हम जब भी गोल की बात करेंगे तो यहाँ पे गोल का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल गोल, या हमारे पर्सनल गोल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल गोल की बात हो रही है। सो इन अदर वर्ड्स में हम मैनेजमेंट को क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। दूसरों से काम कराने की कला को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैनेजमेंट बोलते हैं। आप सबने बैंक्स के अंदर देखा होगा, एक मैनेजर होता है, वो सारी चीजों को क्या करता है बेटा, मैनेज करता है। वो सबका मैनेजमेंट करता है, वो काम नहीं करता, वो क्या करता है, एक मैनेजमेंट करता है, और उसके नीचे जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो काम करते हैं। तो दूसरों से काम कराने की कला को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैनेजमेंट बोलते हैं। आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है कि प्रोफेशन है। अब एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। यहां से एक केस स्टडी भी आ सकती है, केस स्टडी में आपको फर्दर आगे करवाऊंगा। अब अगर हम बात करें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की, तो इफेक्टिवनेस का मीनिंग होता है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जो भी आपका गोल है, जो भी आपका टारगेट है, वो क्या हो जाए बेटा, ऑन टाइम पूरा हो जाए। लेकिन एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो टास्क को कंप्लीट करना विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम लागत में वो काम क्या हो जाए, पूरा हो जाए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है जो भी आपका एंड रिजल्ट है वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए। मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए। टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आपको कॉस्ट में बेनिफिट आए, मतलब कम से कम लागत में आपका क्या हो जाए, आउटपुट आ जाए। ड्यूरिंग द राइट टास्क, इसका मेन कंसिडरेशन क्या होता है, सही काम को करना। लेकिन एफिशिएंसी के अंदर क्या होता है, सही तरीके से करना। एक बार फर्दर डिस्कस करते हैं। सही समय पे काम को करना, दैट इज इफेक्टिवनेस, और कम कॉस्ट में करना विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंसी। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है एंड रिजल्ट अचीव करना। लेकिन इसका अगर हम बात करें तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब हमको कम से कम कॉस्ट में हमारा काम पूरा हो जाए। मेन कंसिडरेशन क्या है, राइट टास्क करना, और इसका मेन कंसिडरेशन क्या है, सही तरीके से करना। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। एक बार मैनेजमेंट की डेफिनेशन आप कमेंट में लिख देना या किसी कॉपी में लिख लेना, ताकि आप इसको कभी ना भूलें। और इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं भी लास्ट में साइड हट जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे साथ साथ ही आप नोट्स बनाते रहना, इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की, कि क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है बेटा, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। देखो कोई भी मैनेजमेंट हो, उसका मेन टारगेट क्या होता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो क्या हो जाए बेटा, अचीव हो जाए। इसके नीचे मैंने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, आप इसको भी नोट कर सकते हो। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन टारगेट क्या होता है, या होल मैनेजमेंट का मेन टारगेट क्या होता है, कि जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए। तो इसी तरीके से बेटा प्लान्स बनाए जाते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन गोल को हम क्या कर ले, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा कर ले। सेकेंड आता है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है बेटा, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्या है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आगे हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग,
कंट्रोलिंग। इनको अभी हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे और इनके ऊपर हमारे पास 5 चैप्टर्स है। तो जो भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है बेटा वो कंटिन्यूअसली परफॉर्म किए जाते हैं ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो सके, अचीव हो सके। अगर हम यहाँ पे बात करें मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, एक गोल एक टारगेट पूरा हुआ, हम दूसरे गोल दूसरे टारगेट को पूरा करने के लिए क्या करने लग जाते हैं बेटा, वापस से मैनेजमेंट करने लग जाते हैं। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो मैनेजमेंट क्या होता है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। इधर हमारे पास 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, तो कोई एक अकेला व्यक्ति उसको पूरी तरीके से काम नहीं कर सकता। मतलब इट रिप्लेसेस आई विथ वी, इट रिप्लेसेस आई विथ वी, मतलब यहाँ मैं अकेला काम नहीं कर सकता, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल काम करते ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो सके, अचीव हो सके। देखो मैनेजमेंट अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, ठीक है। मैनेजमेंट हमेशा क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल से रिलेटेड है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। देखो मैनेजमेंट टेंजिबल नहीं है, वो इनटेंजिबल है। मतलब इट कैन नॉट बी सीन, हम इसको देख नहीं सकते, बट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, हम इसको फील कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक शेड्यूल बनाया और साल भर मैंने उसके अकॉर्डिंग क्या करी, पढ़ाई करी। आखिरी में मेरा एंड रिजल्ट था कि मुझे कितने परसेंटेज चाहिए, मुझे चाहिए 95%, लेकिन एंड में मेरा जो रिजल्ट आता है वो आता है 90%। तो यहाँ पे मेरा मैनेजमेंट दिखा क्या साल भर, लेकिन मेरा जो रिजल्ट आया उससे ये चीज पता लगती है कि जो मेरा मैनेजमेंट है वो उतना एक्यूरेट नहीं है। मतलब ये क्या है, मिसमैनेजमेंट है। क्या है बेटा, मिसमैनेजमेंट है। सो इट कैन नॉट बी सीन, उसको देख नहीं सकते, बट उसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं। और ये बहुत आसान होता है कि हम मिसमैनेजमेंट को इजीली फील कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब होता है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर हम आज हमारे आसपास वातावरण में देखें तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डे बाय डे क्या होता जा रहा है बेटा, चेंज होते जा रहा है, अपग्रेड होते जा रहा है। टेक्नोलॉजी वाइज हम अपग्रेड होते जा रहे हैं। अगर हम एग्जांपल ले बैंक्स का, तो पहले बैंक्स के अंदर जो काम होता था वो पेपर वर्क में होता था, लेकिन अब सारा काम काय पे होता है, कंप्यूटर्स पे होता है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में, इंटरनल मतलब अंदर के एनवायरनमेंट में चेंज लाना पड़ता है। किसके अकॉर्डिंग, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो मैनेजमेंट हमको उस चेंज को अडॉप्ट करने में भी क्या करता है, मदद करता है। मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है। परवेसिव का मतलब क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल है। सर यूनिवर्सल का मतलब आप दुनिया जहां में कहीं भी चले जाओ, विदाउट मैनेजमेंट कोई काम नहीं हो सकता। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, आइदर प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, उसका क्या काम है, सारी एक्टिविटीज को मैनेज करना। तो मैनेजमेंट क्या है बेटा, परवेसिव। आप स्कूल देख लो, हॉस्पिटल देख लो, इवन हमारे घर में देख लो, मम्मी भी क्या करती है बेटा, मैनेजमेंट करती है। तो मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है, एक सिंगल डायमेंशन नहीं है। मैनेजमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशन के अंदर 3 डायमेंशन होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अगर हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ वर्क की, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है व्हाट इज टू बी डन, क्या काम करना है भैया। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले हमको क्या काम करना है, हमको वो डिसाइड करना है। फिर एक बार हमने डिसाइड कर लिया हमको क्या काम करना है, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब काम तो डिसाइड हो गया, हमने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, हम कंट्रोलिंग भी कर लेंगे, लेकिन कौन उस काम को करेगा, दैट इज स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो फॉर हुम इट इज टू बी डन, किसके द्वारा ये काम किया जाएगा। तो स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं काम करने के लिए, फिर उनको डायरेक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो जाए बेटा, अचीव हो जाए। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, व्हाट इज टू बी डन, क्या काम करना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब होता है बाय होम इट इज टू बी डन, उस काम को कौन करेगा। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क प्लस पीपल। भैया वर्क प्लस पीपल का कॉम्बिनेशन है, मतलब यहाँ पे आप एक्चुअल काम को क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, स्कूल का काम होता है एजुकेशन प्रोवाइड करना, और हॉस्पिटल का काम होता है अपने पेशेंट को ट्रीट करना। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर अगर हम देखें तो सही तरीके से सही इंसान उस काम को करता है। स्कूल पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकता और हॉस्पिटल बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकता, तो जिसका काम है वही उस काम को करता है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आई थी, आप वहां पर भी मुझसे पूछ सकते हो, वहां भी मैं यूजफुल नोट्स के
स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करता रहता हूँ। आप नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इस मेहनत को आप सबको सफल बनाना। और एक प्रो टिप है आज की क्लास के अंदर आपको दूंगा, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखे हुए हैं एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जाके इनको लिख लेना या एक कॉपी पर लिख लेना, जिससे आपको ये चीज क्या रहेगी, लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो सर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उस काम का क्या उद्देश्य है, उसका एंड रिजल्ट क्या है। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी का एंड रिजल्ट क्या है वो उसकी क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव कहलाता है। बेसिकली मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। उससे पहले आप एक बार कमेंट कर दीजिए 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इट इज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव तो यही फोकस करेगा कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो बेटा, ग्रोथ हो, उसका क्या हो, डेवलपमेंट हो। तो इट इज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो कोई भी मैनेजर हो वो हमेशा ये ट्राई करता है कि कम से कम कॉस्ट में वो क्या कर सके, मैक्सिमम प्रॉफिट ब्रिंग कर सके, ताकि उसका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा ऑटोमेटिकली सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो जाएंगे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। इसको आप याद कर सकते हो SPG, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? देखो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा आज की तारीख में कंपटीशन बढ़ गया है, तो सबसे पहले आपको उस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर क्या करना पड़ेगा बेटा, सर्वाइव करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक लाइन लिखता हूं, अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। आप इतना कमाओ कि आपकी जेब से आपको पैसा नहीं लगाना पड़े। एक बार आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो जब आप सर्वाइवल की स्टेज पे हो तो आप इतना प्रॉफिट कमाओ या इतना पैसा कमाओ कि जो भी आपकी लागत आ रही है, जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है उस प्रोडक्ट को बनाने की, वो क्या हो जाए बेटा, कवर हो जाए। एक बार आपने सर्वाइव कर लिया कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर तो आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है बेटा प्रॉफिट। देखो सर्वाइवल हमेशा सफिशिएंट नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। अगर आपको फ्यूचर में ग्रोथ करना है तो आपको प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा बेटा, कमाना पड़ेगा। कोई भी बिजनेसमैन हो अगर वो रिस्क ले रहा है तो वो रिस्क टेकिंग के बदले प्रॉफिट क्या है, उसका रिवॉर्ड है। तो प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। रिस्क लेने के लिए जो प्रॉफिट है वो क्या है बेटा, रिवॉर्ड है उसके लिए। तो यहाँ पर प्रॉफिट होना भी बिजनेस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। तीसरा आता है ग्रोथ। देखो सिर्फ प्रॉफिट कमाना या सर्वाइवल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी ग्रोथ होना भी जरूरी है। ग्रोथ का मतलब एक माला बिल्डिंग बढ़ जाना नहीं, या ग्रोथ का मतलब होता है एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, उसका बिजनेस बढ़े, उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ जाए, ठीक है, उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़े, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज बढ़े, तो कहीं ना कहीं उसकी क्या होगी बेटा, ग्रोथ होगी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ये किससे रिलेटेड होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सारे मैनेजर यही ट्राई करते हैं कि कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेके आए। फिर उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज SPG, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, इतना पैसा कमा लो कि आपकी कॉस्ट क्या हो जाए, कवर हो जाए। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कोई भी बिजनेस सर्वाइवल तक सफिशिएंट नहीं होता है, प्रॉफिट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में ग्रोथ करना है तो आपको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। तीसरा आता है ग्रोथ। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, बिजनेस को एक्सपांड करना, बढ़ाना। तो यहाँ पे एक्सपांशन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का बढ़ जाना। अगला आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। इट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखो सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आप सबको पता है हमारा बिजनेस कहाँ एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है, और सोसाइटी के ही रिसोर्सेज को क्या करता है, यूज करता है। तो हमारी कुछ ऑब्जेक्टिव, हमारी कुछ जिम्मेदारी सोसाइटी के प्रति भी बनती है, जैसे सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्या करो बेटा, सप्लाई करो, ठीक है, ताकि कम से कम हमारे जो आसपास के लोग हैं उनका बेनिफिट हो सके। यूज इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ऐसी मेथड ऑफ प्रोडक्शन का यूज करो जो हमारे एनवायरमेंट को हार्म नहीं करती हो। जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जितने भी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए क्या करो बेटा, रोजगार जनरेट करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटी। अलग अलग टाइप की सोशल एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेट करो।
फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटीज, कम्युनिटीज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करो। अगर आपका बिजनेस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को उससे क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, उससे कोई हार्म नहीं होना चाहिए। ये ऐसे टॉपिक्स है जिसमें आप पॉइंट्स और अपने मन से ऐड ऑन कर सकते हैं। यदि कोई पॉइंट आप ऐड ऑन करते हैं तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख दीजिएगा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज काम करता है, ह्यूमन रिसोर्स काम करता है, और जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। एम्प्लॉइज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट असेट क्या होता है बेटा, एम्प्लॉइज होते हैं। देखो अगर मेरा कॉम्पिटिटर है वो रिसोर्सेज में मेरी बराबरी कर सकता है, ठीक है, वो फाइनेंशियली मेरी मतलब जो पैसे की मदद कर सकता है, पैसा जनरेट कर सकता है, वो पैसे में मेरी बराबरी कर सकता है, लेकिन अगर मेरे पास एक अच्छा एम्प्लॉय है तो वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पे लेके जाएगा। वो ह्यूमन रिसोर्स में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स को क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट असेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल सोशल नीड या पर्सनल नीड, जो भी उनकी नीड्स है उनको इतनी सैलरी दो जो आसपास कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं, ताकि उनकी जो भी नीड्स है वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता हूं तो मैं वहां पे मेरी ग्रोथ देखूं, मेरा डेवलपमेंट देखूं, टाइम टू टाइम ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाएं, ठीक है, ट्रेनिंग करवाएं, जिससे उनकी क्या हो, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, देखो पैसा हर जगह काम नहीं आता है, कुछ जगह पे रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, आपका जाना जाना बहुत मतलब आपको लोग माने, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको वहां पे रिस्पेक्ट मिले, उनकी रिस्पेक्ट करिए, रिकॉग्निशन मिले, आपको हेल्दी वर्किंग कंडीशन मिले जहां आप इजीली क्या कर सकते हो, अपना वर्क कर सकते हो। तो ये होता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हो, जो भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते तो आपके उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, आप वो चीजें भी इसके अंदर लिख सकते हो। आप इसको नोट कीजिए। मैं आया इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हो बेटा, वो अपने लक्ष्य से कोई गोल अचीव नहीं करती है, अपना टारगेट अचीव नहीं करती है, वो अपने एक प्रोसेस को फॉलो करके, जानबूझकर, डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर एक प्रोसेस को फॉलो करके अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करती है। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मतलब बाय चांस, बाय लक वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं करती, उसके गोल को अचीव नहीं करती है, वो एक प्रोसेस को फॉलो करके करती है, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट लगभग बेटा सेम टॉपिक है, ठीक है, ये लगभग आपको सेम ही रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हो या फिर इंपॉर्टेंस हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहली इंपॉर्टेंस की। तो मैनेजमेंट हेल्प्स, हमको मदद करता है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका मेन एम, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। जितने भी मैनेजर है वो ट्राई करते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या हो जाए, पूरा हो जाए। एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना इफेक्टिवली क्या होता है और एफिशिएंटली क्या होता है। सेकेंड आता है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल एंड ग्रुप गोल। यदि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव दोनों ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं। तो ये क्या करता है मैनेजमेंट, इंडिविजुअल एफर्ट्स, अलग अलग लोगों के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, एक साथ लेके आता है इनटू ग्रुप एफर्ट, और कन्वर्ट काय में कर देता है, ग्रुप एफर्ट में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए। यदि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है तभी हमारा पर्सनल गोल और ग्रुप गोल भी क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा थ्रू इट्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हमको मदद करता है कि जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आया है उसको हम इजीली हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या कर सके, एडॉप्ट कर सके, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। इंक्रीजेस कोऑर्डिनेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है सारी एक्टिविटीज को, एक ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को एक साथ लेके आता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में तालमेल के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं, तो मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन को भी क्या करता है बेटा, बढ़ाता है। अच्छा मैनेजमेंट रहेगा, डिपार्टमेंट अच्छे से काम करेंगे, आपस में तालमेल से काम करेंगे, तो हमारा कोऑर्डिनेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ
सोसाइटी। थ्रू इट सोशल ऑब्जेक्टिव इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखो आप सबको पता है बिजनेस कहाँ एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो सोसाइटी के प्रति भी बिजनेस की कुछ जिम्मेदारी होती है। तो थ्रू इट सोशल ऑब्जेक्टिव, अभी 2 मिनट पहले हमने पढ़ा सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये क्या करता है बेटा, सोसाइटी का डेवलपमेंट करता है। जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइसेस पे प्रोवाइड करा देना, ठीक है, कैंप्स लगाना, मेडिकल कैंप्स लगाना। तो कहीं ना कहीं थ्रू इट सोशल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट क्या करता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में मदद करता है। या हमने बात कर ली इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है कि प्रोफेशन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, की पहले साइंस क्या होता है। तो साइंस कैन बी डिफाइन एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसका प्रॉपर स्टडी मटेरियल बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, विच एक्सप्लेन जनरल ट्रुथ, जो हमको क्या बताता है बेटा, जनरल ट्रुथ बताता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स। फैक्ट्स एंड फिगर के अकॉर्डिंग हमको क्या बताता है, वो सच्चाई बताता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, वाटर बनता है। अब इसके फीचर्स और मैनेजमेंट के फीचर्स को हम मैच करके देखेंगे। यदि वो मैच होते हैं तो हम बोल देंगे मैनेजमेंट साइंस है। आर्ट के साथ मैच होगा तो बोलेंगे मैनेजमेंट आर्ट है। अगर प्रोफेशन के साथ मैच होंगे तो हम बोलेंगे मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन है। सबसे पहले आता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है, इसके अंदर स्टडी मटेरियल, थ्योरेटिकल नॉलेज बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। सेम मैनेजमेंट की भी हमारे पास बुक्स अवेलेबल है, हम लोग वही पढ़ रहे हैं, तो ये पॉइंट तो मैनेजमेंट के साथ मैच होता है। बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, देखो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं, साइंस के प्रिंसिपल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके वाटर बनते हैं, तो क्या ये एक ही बार में पता लग गया, हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया और वाटर बन गया? ये बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता लगा। कोई भी प्रिंसिपल हो बेटा रातों रात ओवरनाइट डेवलप नहीं होता है, उसको बार बार रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता लगता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनते हैं, वाटर बनते हैं। लेकिन जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हम पढ़ेंगे, वो जो प्रिंसिपल है वो भी ओवरनाइट डेवलप नहीं हुए हैं, वो बार बार अलग अलग सिचुएशन में लगाकर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करने के बाद डेवलप हुए हैं। लेकिन वो ह्यूमंस के ऊपर होते हैं और ह्यूमन का नेचर प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पॉइंट हाफ हाफ मैच हो रहा है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनता है, तो चाहे इंडिया में भी वाटर बनता है, अमेरिका में भी वाटर बनता है, ऑस्ट्रेलिया में भी वाटर बनता है, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। लेकिन जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, काय के प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं बेटा, वो ह्यूमन पे बेस्ड होते हैं और ह्यूमन का नेचर प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी चीज, वो सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको उसको मॉडिफाई या ऑल्टर करना रहता है। तो ये पॉइंट मैनेजमेंट के साथ मैच नहीं होता। तो क्या सर मैनेजमेंट साइंस है? हम मैनेजमेंट को बेटा एग्जैक्ट साइंस तो नहीं बोल सकते, हम मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन हम मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस बोल सकते हैं। तो मैनेजमेंट साइंस नहीं है बट इनएग्जैक्ट साइंस है। अब बात करते हैं आर्ट की। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब आर्ट क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता दूं, तो डेफिनेशन के अंदर ही हमने पढ़ा था, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट एक कला है, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, दूसरों से काम कराने की कला को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मैनेजमेंट कैन बी डिफाइन एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रॉपर स्टडी मटेरियल, थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है, विच रिक्वायर्स क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। देखो एक आर्टिस्ट को क्रिएटिव बनना पड़ता है, एक आर्टिस्ट क्रिएटिव होता है तभी वो निखर के आता है और आगे बढ़ता है, और रेगुलर क्या करनी पड़ती रहती है, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है टू गेट परफेक्शन। उस फील्ड में परफेक्ट होने के लिए क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अकाउंट्स में अगर टॉपिक परफेक्ट करना है तो उसकी बार बार क्वेश्चन की क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ताकि हमारे उसमें क्या आ जाए, परफेक्शन आ जाए। तो अब हम इसके फीचर्स को मैनेजमेंट के साथ मैच करके देखते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं है। ये तो डेफिनेशन से ही पता लग गया कि ये फुल फ्लेज आर्ट है। अब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यहां पे थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, बुक्स अवेलेबल है। जैसे एक आर्टिस्ट की अगर हम बात करें, एक सिंगर की बात करें, तो बेसिक सुर थ्योरेटिकल नॉलेज उसके पास है। सेम मैनेजमेंट भी हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, हम लोग पढ़ ही रहे हैं, बुक्स अवेलेबल है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, देखो
हर आर्टिस्ट का बेसिक या थ्योरेटिकल नॉलेज वही होता है, लेकिन उसको अपना अप्लाई करना अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, ये क्या होता है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है। सेम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सबके लिए सेम है, बट सिचुएशन में उसको अप्लाई करना, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई या ऑल्टर करके अप्लाई करना, ये एक अच्छे मैनेजर की क्या होती है, पहचान होती है। तो ये पॉइंट भी मैच होता है कि आप पर्सनली एप्लीकेशन है वहां आप पर्सनली अप्लाई कर सकते हो। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, एक अच्छा आर्टिस्ट तभी बनता है जब उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी लेके आता है। वो एक आर्ट तभी इंटरेस्टिंग बनेगा जब उसके अंदर क्या आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, बार बार प्रैक्टिस करेगा। तो एक अच्छा मैनेजर भी तो तभी बनेगा जब वो बार बार क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रिंसिपल को अप्लाई करेगा, बार बार उसको अप्लाई करने से वो क्या हो जाएगा, उसमें परफेक्शन आ जाएगा। तो हम ये पॉइंट भी हमारा मैनेजमेंट के साथ क्या होता है, मैच होता है। तो मैनेजमेंट को हम आर्ट कंसीडर कर सकते हैं, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब पेपर में क्वेश्चन आता है, सर मैनेजमेंट आर्ट है कि साइंस है? तो बेटा अगर पेपर में पूछा जा रहा है तो मैनेजमेंट इज बोथ। मैनेजमेंट क्या है, बोथ है, एज साइंस एज वेल एज आर्ट। बट अगर पेपर में बोले सिर्फ साइंस है तो वो सिर्फ साइंस नहीं है, वो इनएग्जैक्ट साइंस है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब अगर इसकी बात करें मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की, तो मैनेजमेंट अभी फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, बट ऑन अ पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन है। वो उस रास्ते पे है कि आने वाले फ्यूचर में मैनेजमेंट भी क्या हो जाएगा, एक प्रोफेशन हो जाएगा। अब अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन क्या है बेटा, एक ऑक्यूपेशन, एक काम है, बैक्ड बाय स्पेशल नॉलेज, बैक्ड बाय स्पेशल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। ये क्या है, एक ऑक्यूपेशन है बैक्ड बाय स्पेशल नॉलेज विच बैक्ड बाय स्पेशल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। देखो एक प्रोफेशन हम तभी बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर बाय प्रोफेशन। तो आप टीचर कब बनोगे, जब उस सब्जेक्ट का आपको क्या होगा, एक स्पेशल नॉलेज होगा जिसके अंदर एंट्री क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे एक लॉयर की अगर हम बात करें तो लॉयर के पास क्या होता है बेटा, स्पेशल नॉलेज होता है, ट्रेनिंग मिलती है। बट हर कोई लॉयर बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो यहां पे मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, बट ऑन अ पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक प्रोफेशन के अंदर हमारे पास सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब प्रॉपर बुक्स एंड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है नॉलेज गेन करने के लिए। सेम मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, देखो हर कोई प्रोफेशन नहीं बन सकता। अगर आपको सीए बनना है तो आपके पास एक क्वालिफाइड सीए डिग्री होना चाहिए। तो इसके अंदर एंट्री क्या रहती है बेटा, रेस्ट्रिक्टेड रहती है। ये पॉइंट मैच नहीं होता। अब जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं उनका मोटिव क्या होता है, टू सर्व देयर क्लाइंट्स, उनके क्लाइंट्स को सर्विस देना, मतलब सर्विस मोटिव होता है, उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर जो हम बात करते हैं मैनेजर का, तो उसका प्राइम मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना रहता है। तो ये मैच नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लॉयर बनना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, सीए के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन से आपको क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, मतलब आपके पास प्रोफेशनल एसोसिएशन से सर्टिफाइड डिग्री होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। क्या सर मैनेजमेंट के लिए भी होता है? होता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन होती है एक एसोसिएशन, बट अभी तक यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि हर मैनेजर का यहाँ पे रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी मैच नहीं होता। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जो मैनेजर यहाँ से रजिस्टर्ड है वो तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा, लेकिन अगर कोई मैनेजर यहां से लिंक नहीं है तो वो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा। तो मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन नहीं बोल सकते, बट ऑन अ पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन होने वाला, आने वाला फ्यूचर जो है वो मैनेजमेंट का ही है। एमबीए डिग्री धीरे धीरे बहुत पॉपुलर होते जा रहा है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आने वाला फ्यूचर क्या है, मैनेजमेंट इज फुल प्रूफ क्या बन जाएगा, प्रोफेशन बन जाए। तो हमको अब बात करना है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जिसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक होती है पोस्ट डीसी। क्या होती है, पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर हमारे पास 5 चैप्टर्स है। दैट इज चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, 5 ऑर्गेनाइजिंग, 6 स्टाफिंग, 7 डायरेक्टिंग और 8 कंट्रोलिंग। मतलब आने वाले 5 चैप्टर्स के अंदर भी हम इसकी बात करेंगे। तो यहां पर हम इसके एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले प्लानिंग होता क्या है। इट रिफर्स टू थिंकिंग इन एडवांस। थिंकिंग इन एडवांस मतलब पहले से सोच लेना। मैं कहीं भी जाना चाहता हूं तो पहले मैं क्या करता हूं, प्लानिंग करता हूं। व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हु इज गोइंग टू डू इट, कौन उस काम को करेगा। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है बेटा, प्राइमरी मतलब फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट
होता है। विदाउट प्लानिंग हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मुझे 12th में 95% लेके आना है तो मुझे उस हिसाब से अपनी क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग, की पहले से सोच लेना क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और उस काम को कौन करेगा। एक लाइन लिखी जाती है प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। प्लानिंग क्या करता है, जो गैप होता है उसको ब्रिज करता है, मतलब उसको कवर करता है कि आज मैं कहां खड़ा हूं और कल मुझे कहां पहुंचना है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच, हमको कहां पहुंचना है। अब दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग। वन प्लान इज मेड, एक बार आपने प्लान बना लिया, प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन इज डिसाइडेड, देन मैनेजर आर मूव टू अरेंज मैन एंड मटेरियल, setting up organizational structure, distribution of authority and responsibility to achieve the organization goal। एक बार आपने प्लानिंग कर ली तो उसके बाद आप क्या करते हो, उस प्लान के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करते हो मैन एंड मटेरियल का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सेटअप करते हो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, जस्ट हु इज रिपोर्टिंग टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो सके बेटा, अचीव हो सके। तीसरा आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग को ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी बोला जाता है। स्टाफिंग को क्या बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, इसको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग द राइट पर्सन, सही इंसान को ढूंढना, एट द राइट टाइम, सही समय पर, फॉर द राइट जॉब, सही काम के लिए, विथ राइट क्वालिफिकेशन। स्टाफिंग को ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, लोगों का सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे सही इंसान को चुना जाता है सही समय पर, सही काम के लिए, विथ राइट क्वालिफिकेशन। अगला आता है डायरेक्टिंग। अच्छा सर आपने डेफिनेशन में क्यों खत्म करते जा रहे हो, इसके ऊपर हमारे पास पूरे डिटेल में आगे चैप्टर्स है, तो वहां हम इनकी प्रोसेस के साथ इनको फर्दर डिस्कस करेंगे, इसलिए यहां हम सिर्फ इनका मीनिंग समझ के आगे बढ़ रहे हैं। डायरेक्टिंग की अगर हम बात करें तो इट रिफर्स टू टेलिंग पीपल, लोगों को बताना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, क्या करना है, कैसे करना है। इट इनिशिएट एक्शन। देखो प्लान बना लिया, रिसोर्सेज अरेंज कर लिए, मैन एंड मटेरियल अरेंज कर लिया, काम करने वाले व्यक्ति को लेके आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, उस काम को करेंगे। तो यहां पर मैनेजर क्या करता है बेटा, डायरेक्ट करता है, दैट इज डायरेक्टिंग। लीडरशिप की बात होती है, मोटिवेशन की बात होती है, उसको डायरेक्ट करता है। इट इनिशिएट एक्शन, की काम को आप क्या करो, स्टार्ट करो, क्या काम करना है और कैसे करना है। एक बार आपने डायरेक्टिंग कर ली, मतलब काम करना स्टार्ट हो गया। लास्ट फंक्शन हमारा आता है कंट्रोलिंग। क्या आता है, कंट्रोलिंग। दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का क्या है, लास्ट फंक्शन है। हियर स्टैंडर्ड्स आर मेड एंड कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस। यहां पर हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग करते हैं मतलब चेक करते हैं जो भी हमने प्लानिंग के अंदर सोचा था। लेट अस सपोज मैंने सोचा था 100 यूनिट का आउटपुट आना चाहिए, तो ये मेरे क्या है बेटा, प्लान परफॉर्मेंस है कि मुझे इतना आउटपुट लेके आना है। फिर हम देखते हैं कि एक्चुअल कितना आया, मैंने बोला एक्चुअल भी 100 आया, मतलब हमारा जो मैनेजमेंट है वो क्या है बेटा, अच्छा है। लेकिन लेट अस सपोज यहाँ 100 की जगह 80 आ जाता, तो यहां पर क्या आ गया है, डिफरेंस आ गया है, जिसको हम बोलते हैं डेविएशन। क्या आता है, डेविएशन, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस। तो हम ये डेविएशन के कारण को ढूंढते हैं और इसको क्या करते हैं, सही करते हैं इन कंट्रोलिंग। इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। तो कंट्रोलिंग क्या है, जहां हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना कितने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, तुमको पूरा नहीं लिखना है, बस इतना लिख दो, पोस्ट डीसी, POSDC, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आप इसको नोट कीजिए। मैं आया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। अब हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो बेसिकली हमारे पास 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। दैट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। लोअर लेवल को ही ऑपरेशनल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल बोला जाता है। सबसे पहले ये एक डायग्राम की मदद से हम समझते हैं, फिर इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है टॉप लेवल, फिर आता है मिडिल लेवल, फिर आता है लोअर लेवल, इसका दूसरा नाम होता है ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल। फिर इसके बाद आते हैं हमारे वर्कर्स या लेबर्स। अब अगर हम बात करें सर टॉप लेवल में कौन आता है, मिडिल लेवल में कौन आता है और लोअर लेवल में कौन आता है, तो टॉप लेवल में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, चेयरपर्सन दैट इज चेयरमैन।
अब अगर मिडिल लेवल की बात करें तो ये मैनेजरियल लेवल भी आप इसको बोल सकते हैं, यहाँ सारे लेवल के मैनेजर आते हैं, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फिर डिपार्टमेंट्स के हेड्स आते हैं, डिवीजन के हेड आते हैं और प्लांट सुपरिटेंडेंट आते हैं। लोअर लेवल की अगर हम बात करें तो ओनली सुपरिटेंडेंट, यहाँ प्लांट सुपरिटेंडेंट था, यहाँ सिर्फ सुपरिटेंडेंट, क्लर्क, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, सुपरवाइजर, सब डिपार्टमेंट हेड एक्सेट्रा। एक बार ये डायग्राम आप बुक के अंदर से रीड करना, आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें अथॉरिटी की, मैं इसको समझाने से पहले एक कॉन्सेप्ट यहां समझा देता हूं छोटा सा। अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी जो होती है वो फ्लो करती है टॉप लेवल से लोअर लेवल तक, लेकिन अगर हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी, दैट इज आंसरेबिलिटी, फ्लोज फ्रॉम लोअर लेवल टू टॉप लेवल, lower level to top level. Accountability flows from lower to top and authority flows from top to lower. अब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या काम करता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शंस की, बेसिकली अगर हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास 5 थे, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो इससे पहले हमने डिस्कस करे। यहां हम इसके फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल समझेंगे। तो टॉप लेवल का पहला फंक्शन होता है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या होता है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या होता है, टॉप लेवल का काम ही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट करना, टारगेट सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, फिर उस ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना, प्लान्स एंड पॉलिसीज को फ्रेम करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए। आपने प्लानिंग कर ली, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, फिर आप क्या करते हो, अरेंजमेंट करते हो। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, टॉप लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे रिसोर्सेज, मैन, मटेरियल, फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट, ये सारी चीजों का क्या करें, अरेंजमेंट करें। और यही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर हो या सर्वाइवल हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब इट कनेक्ट विद गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड आउटसाइड वर्ल्ड। इनका जो कनेक्शन होता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ होता है, क्योंकि पॉलिसीज में चेंज आता रहे, मतलब जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो अधिकतर टाइम चेंज होती रहती है, तो उसके हिसाब से इनको क्या करने पड़ते हैं, चेंजेस को अडॉप्ट करना रहता है। इसलिए इनके कनेक्शन रहते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ और आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, कि आउटसाइड वर्ल्ड के पैरेलल हम लोग चल पा रहे हैं कि नहीं, बाहर में क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। हाई प्लानिंग, इनका काम क्या होता है, प्लानिंग हाई अथॉरिटी, इनके पास अथॉरिटी भी बहुत ज्यादा होती है, और ये क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एवरीथिंग। आई होप आपको टॉप लेवल क्लियर होगा। अब बात करते हैं मिडिल लेवल की। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करें, ट्रांसफर प्लान्स एंड पॉलिसी मेड बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है बेटा, एक तरीके से लिंकिंग पिन है। क्या है, लिंकिंग पिन है। ये क्या करता है, जो भी प्लान्स एंड पॉलिसी टॉप ने बनाई है, टॉप से मिडिल पे, और मिडिल उसको ट्रांसफर कहां कर देता है, लोअर लेवल के पास। किसके ऊपर ट्रांसफर करता है, लोअर लेवल। तो ये क्या करता है, ट्रांसफर प्लान्स एंड पॉलिसी, ये एक लिंकिंग पिन है बिटवीन लोअर लेवल एंड टॉप लेवल। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉइज का रिक्रूटमेंट भी करता है। मोटिवेट एम्प्लॉइज टू परफॉर्म विद देयर बेस्ट एबिलिटी, ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज को, सारे मैनेजर्स मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपनी एबिलिटी का बेस्ट दे सकें और अच्छे से वो काम कर सके। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, मिडिल लेवल इंश्योर करता है कि आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो और सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन के साथ क्या करें, काम करें, कोऑपरेट करें एक दूसरे को। अब बात करें लोअर लेवल की, तो लोअर लेवल को सुपरवाइजरी लेवल भी बोला जाता है और ऑपरेशनल लेवल भी बोला जाता है। इसके फंक्शन की बात करें तो ये रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम एंड ग्रीवियंसेस ऑफ वर्कर। एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ जो है लोअर लेवल जो है हमारी इंटरैक्ट करती है, ठीक है, इंटरैक्ट करती है, उनकी प्रॉब्लम्स को जानती है और क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है उनकी प्रॉब्लम को मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल फिर करता है टॉप लेवल को। मेंटेन हेल्दी वर्किंग कंडीशन, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड यूज करो, एक आपस में जो हेल्दी वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करो ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो सके, अचीव हो सके। हेल्प्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट को भी मदद करता है इन प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। बूस्टिंग मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, अगर कई बार एम्प्लॉइज भी डाउन फील करते हैं तो उनके मोरल को बूस्ट करने का काम भी कौन करता है, लोअर लेवल करता है, बिकॉज इट इंटरैक्ट विद एक्चुअल वर्कफोर्स। ये किससे इंटरैक्ट करते हैं, एक्चुअल वर्कर के साथ इनके क्या रहते हैं, कनेक्शन रहते हैं, और ये इनको जो बोल सकते हैं आप
कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी मदद करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो इनको पता रहता है कौन सा एम्प्लॉय कितना अच्छा काम कर रहा है, फिर उसके प्रमोशन एंड ऑल सारी जानकारी ये मिडिल लेवल को देते हैं और रिक्रूटमेंट करने में मदद करते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो। हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बेटा तालमेल। क्या होता है? तालमेल। कोऑर्डिनेशन मींस ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को एक साथ लेकर आना, सिंक्रोनाइज करना और एक डायरेक्शन में लेके जाना, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, क्या बोला मैंने, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वो क्या हो सके, अचीव हो सके। और कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन यदि हम देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ ग्रुप मेंबर सो एज टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जितने भी मेंबर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनकी सारी एक्टिविटीज को क्या करना है, इंटीग्रेट करना और एक डायरेक्शन में लेके जाना, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो सके, अचीव हो सके। अब कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का क्या माना जाता है? एसेंस माना जाता है। क्यों माना जाता है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म all the functions of management. Coordination is needed to perform all the functions of management. जैसा कि आप सबको पता है there are 5 functions of management. हमारे पास functions कितने हैं मैनेजमेंट के? 5 function है, that is planning, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इंश्योर करता है कि ये जो सारे फंक्शन है वो अच्छे से वर्क करें, आपस में एक साथ होकर काम करें, ताकि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। देखो कोऑर्डिनेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल वाला कोऑर्डिनेट करे, एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो रिक्वायर करती है कोऑर्डिनेशन को। अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। तुमको पता है कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स है जो ये सारे फंक्शंस को क्या करती है? बाइंड करती है, सारे लेवल को क्या करती है? बाइंड करती है, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन। विदाउट कोऑर्डिनेशन हम हमारे अदर फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हम बाकी फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को क्या बोला जाता है बेटा? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सारे फंक्शन परफॉर्म करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? कोऑर्डिनेशन की हो गई। कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट हर लेवल पे हो गई और कोऑर्डिनेशन को सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन भी बोला जाता है। अगर एक तरीके से मैं इसको बोलूं तो 6th फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आप कोऑर्डिनेशन को कंसीडर कर सकते हो। हम अगर रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें तो आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, वरना हमारा गोल अचीव नहीं होगा। अब क्या फीचर्स होते हैं, क्या नेचर होता है कोऑर्डिनेशन का और कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो कोऑर्डिनेशन के फीचर्स की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन क्या करता है बेटा? इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। किसको इंटीग्रेट करता है? ग्रुप एफर्ट्स को, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो सके? अचीव हो सके। अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उन सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, एक साथ लेके आता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ क्या कर देता है बेटा? टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल डाइवर्ट कर देता है। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो जैसे मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि एक गोल अचीव हुआ, हम दूसरे गोल को अचीव करना क्या कर देते हैं? उसके लिए मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम कोऑर्डिनेशन क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक गोल अचीव हुआ, एक बार कोऑर्डिनेशन कर लिया और बात खत्म। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, निरंतर चलती रहती है। कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। जैसा हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे रिक्वायर्ड है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की नीड होती है, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? परवेसिव है, यूनिवर्सल है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, विदाउट कोऑर्डिनेशन आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल या आपका जो भी गोल टारगेट है वो अचीव नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। ये नया पॉइंट आया है। कोऑर्डिनेशन क्या है बेटा? डेलिब्रेट फंक्शन है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? मैनेजर की, कि उसको जानबूझ के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करना पड़ता है? कोऑर्डिनेशन करना है, आपका मन हो चाहे नहीं हो। डेलिब्रेट मतलब होता है जानबूझकर। ये क्या है? एक डेलिब्रेट फंक्शन है। आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, आपको कोऑर्डिनेशन करना है, मतलब करना है। तो कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, जानबूझ के करना ही पड़ता है। और कोऑर्डिनेशन क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे मैनेजर्स की कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन
में कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, सॉरी यहां मैनेजमेंट लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है या कोऑर्डिनेशन की नीड कहां होती है या कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस कहां ज्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहला आता है ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ बढ़ता जाता है, उसका साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की नीड भी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। क्योंकि जहां ज्यादा लोग काम करेंगे वहां कोऑर्डिनेशन की नीड ज्यादा रहेगी, जहां कम लोग काम करेंगे वहां कोऑर्डिनेशन की नीड कम रहेगी। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, जितने ज्यादा डिफरेंशिएशन होंगे, अलग अलग फंक्शन में बांटा जाएगा, वहां कोऑर्डिनेशन की नीड क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं जो अलग अलग फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो जैसे जैसे फंक्शनल डिफरेंशिएशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की नीड भी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है स्पेशलाइजेशन। क्या आता है, स्पेशलाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं और हर कोई अपनी अपनी फील्ड में क्या होता है बेटा, एक्सपर्ट होता है, स्पेशलाइज्ड होता है। तो वो सोचता है कि जो भी डिसीजन मैं ले रहा हूं या जो भी चीज मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। और वहां पे बात आ जाती है ईगो की कि भाई अगर मैं अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट हूं, ठीक है, तो मेरे अंदर क्या है, स्पेशलाइजेशन है, तो वहां पे वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं, क्योस होता है, कंफ्यूजन होता है, अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होने लग जाती है। तो जहां स्पेशलाइजेशन आ जाता है वहां पे भी कोऑर्डिनेशन की नीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट आता है आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। टिल देन गाइस कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।